केमिकल बॉन्डिंग का बेसिकली मतलब क्या है? ठीक है बेटा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन केमिकल बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो हमारा बेसिक जो टॉपिक है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और बेसिक बॉन्डिंग कहते किसे हैं? ये बॉन्डिंग है। एक बार आपने डायलॉग बहुत सुना होगा ना, जैसे कभी कभार चलता था पहले, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, इनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी, बाद में बॉन्ड बन भी गया। ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक में एक आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग शेक हैंड इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। एक Na आया, एक Cl आया, ये NaCl आयनिक बॉन्ड बना, दिस इज बॉन्डिंग। ठीक है, तो NaCl नमक को कहते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बेसिक ऐसे शो करेंगे पूरे चैप्टर में कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन करने की हमारी कोशिश होगी और इसमें कुछ सिग्मा बॉन्ड आएगा या पाई बॉन्ड आएगा। ये वर्ड हम डिटेल अभी जाएंगे कि सिग्मा वीक है, सॉरी सिग्मा स्ट्रॉन्ग है एंड पाई इज वीक, वो कैसे है। ठीक है, तो मैटर में सिमिलर या डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो कई बार जुड़े हुए दिखते हैं। जैसे अगर आपको दिख रहा हो H2 N2, ये सिमिलर एलिमेंट जुड़े हैं। CO2 वाटर, यहाँ अलग अलग एलिमेंट्स जुड़े हैं। तो कभी एक ही सब्सटेंस के एटम जुड़ते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल कह देते हैं या सेम एलिमेंट्स आ गया वो। और अगर अलग अलग सब्सटेंस के जब जुड़ते हैं तो है तो वो भी मॉलिक्यूल, लेकिन वो कंपाउंड में बेसिकली चेंज हो जाता है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम वो सबसे छोटी चीज होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती है। कई बार एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ नोबल गैसेस। बाकी कई बार ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं। आई होप सो आपको क्लियर है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कई बार करते हैं, वो कंडीशन क्या है? नोबल गैसेस। और जहां इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो बाकी सब में आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो एक बेसिक वर्ड हमें पता चल गया कि एक एटम होता है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी जगह इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं है। ये एक एटम का एक 3 डायमेंशनल व्यू है जो हम ये मान सकते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर ये अफरा तफरी करते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये एटम का एक स्ट्रक्चर माना जा सकता है। मॉलिक्यूल कब कहलाता है? जब कई सारे एटम ज्वाइन हो जाते हैं, 2, कई बार 3, कई बार 4, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, या ये कहना चाहते हैं हम स्टेबल हो जाएं। ठीक है, तो नेचर में वो सबसे छोटी चीज जो नेचर में एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंट, उसे हम कहते हैं बच्चों मॉलिक्यूल। तो बेसिकली मॉलिक्यूल क्या है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगी, वो मॉलिक्यूल है। वो सेम एलिमेंट्स का भी हो सकता है, डिफरेंट एलिमेंट्स का भी। आई होप सो मालूम है। H2 N2 सेम एलिमेंट है, CO2 N2O NO2 डिफरेंट एलिमेंट्स का है। तो मॉलिक्यूल एक ही एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। तो बेसिकली मॉलिक्यूल का मतलब है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाली यूनिट। जैसे ये वाटर है, तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल आप कह रहे हो बच्चों। ये इथेन दिखाया है C2H6, ये इथेन का मॉलिक्यूल हो गया। अब हमें बात करनी है बॉन्ड किसे कहते हैं। तो बेसिकली बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, which holds various constituent, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, ठीक है, together in different chemical species। इसमें ना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। कहने का क्या मतलब है बेटा? एक वर्ड होता है मिक्सचर और एक कंपाउंड। मिक्सचर में क्या होता है? वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं। मतलब पानी में आपने नमक डाल दिया, चीनी डाली, तो नमक का भी टेस्ट आएगा, चीनी का भी आएगा, ये मिक्सचर है। लेकिन जब आप ग्लूकोज खाते हो, C6H12O6, ग्लूकोज चीनी, उसमें कार्बन है, लेकिन कार्बन का टेस्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा कार्बन का टेस्ट? केमिकली बॉन्ड से जब कुछ चीजें जुड़ जाती हैं, केमिकली बॉन्ड से जुड़ने के बाद इनकी अपनी ओरिजिनल इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है।
और फिर ये कंपाउंड के पूरे पूरे समर्पित हो जाते हैं, कंपाउंड के लिए बिहेव करते हैं, एटम इंडिपेंडेंट बिहेव नहीं करते हैं। तो बच्चों ये बेसिकली जो अभी हमने देखे थे दिस वन, ठीक है। व्हाई एन एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल आयन और कंपाउंड, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कल दो थ्योरीज होती हैं, वन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी में दो रीजन होते हैं, वन इज ऑक्टेट रूट एंड अदर इज एनर्जी। जिसको हम कैसे कंपेयर करें नोबल गैसेस से, तो नोबल गैसेस स्टेबल है टू अटेन स्टेबिलिटी। तो भैया नोबल गैसेस और इनमें देखा क्या अंतर, भैया स्टेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया, कैसे आ सकती है स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी का सबसे मेन क्राइटेरिया होता है एनर्जी। तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज हो जाती है और एनर्जी कम होते ही चीजें स्टेबल हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में बच्चों में हमेशा कहता हूं, अगर आपको याद हो, सपोज आप कोचिंग आए और कोचिंग से घर है और आपकी जेब में टूटी कौड़ी नहीं है, चुपचाप कोचिंग आ जाओ और चुपचाप घर चले जाओ, सीधे की सीधे। लेकिन अगर आप कोचिंग आए और कोचिंग में आते समय तो टूटी कौड़ी नहीं थी, कोचिंग के बाहर निकलते ही लेट सपोज एक गुलाबी गुलाबी 2000 का नोट तुम्हें पड़ा मिल गया, अब तो तुम्हारी शाम गुलाबी हो गई बेटा, चाह के भी सीधा घर नहीं जा पाओ, मतलब तुम्हारी एनर्जी हाई हो गई, और जब एनर्जी हाई हो गई तुम अनस्टेबल हो गए। अभी तक जो तुम सीधे कोचिंग आ रहे थे और सीधे जा रहे थे, अब तुम्हारा पाथ डेविएट होने लगेगा, ठीक है। नाउ अब आप सीधे के सीधे घर नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी एनर्जी हाई हो चुकी है। इज इट क्लियर? जस्ट अ मोमेंट है, तो होगा कैसे? हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों आई होप सो आपको क्लियर है कि व्हाट इज एनर्जी क्राइटेरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक एनर्जी है दूसरा ऑक्टेट है, इसको मिला के कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। और एनर्जी और ऑक्टेट ये दो चीजें हमें कंप्लीट करनी है। एनर्जी पूरे केमिस्ट्री में 11th 12th में याद रखिएगा, ठीक है। सारे एटम पूरे नेचर के कंबाइन करते हैं, और आजकल तो नोबल गैसेस के भी हमने कंपाउंड बना लिए हैं, बट यहां हम कहेंगे एक्सेप्ट नोबल गैसेस सब कंबाइन करते हैं। नोबल गैसेस आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, और जेनन के बाद भी एक और आएगी दैट इज रेडॉन और एकारेडॉन भी आएगी। तो ये 6 नोबल गैसेस हमें दिख रही हैं। ये जो नोबल गैसेस हैं ये बेसिकली हम मानते हैं स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि एक तो इनकी एनर्जी कम है और दूसरा ऑक्टेट है, इनमें एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको नोबल गैसेस से कंपेयर करते हुए निकालना है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस मोर देन न्यू रिपल्सिव। शायद आपको याद आ गया हो, कल एक डायग्राम दिखाया था कि दो न्यूक्लियस, दो अलग अलग एटम के न्यूक्लियस आपस में रिपेल करेंगे, दो अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेंगे, एक का न्यूक्लियस एक का इलेक्ट्रॉन, एक का न्यूक्लियस एक का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, तो ये रिपल्सिव फोर्सेस आएंगे। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस कम हैं, अट्रैक्टिव ज्यादा हैं, तो एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होने से एक तरीके से स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। जैसे मिनिमम एनर्जी आएगी तब स्टेबिलिटी होगी। तो इसीलिए जब भी कोई बॉन्ड बनता है, चाहे वो हाइड्रोजन एटम में हो चाहे किसी में भी हो, तो वो स्टेबल हो जाते हैं और एनर्जी का लॉस होता है। और हाइड्रोजन में जब बॉन्ड बन रहा है H2, तो एक एनर्जी रिलीज हो रही है 43,508 जूल, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और एनर्जी का ग्राफ है। आई होप सो आपको याद हो कि यहाँ हाइड्रोजन शुरू में दोनों अपोजिट स्पिन में आ गए, और इसके बाद ये लेवल मान लिया 0, और फिर जब ये क्लोज आएंगे, जैसे जैसे पास आ रहे हैं, ध्यान से देखते चलिए, ये एनर्जी कम हो। जहां पे अभी हमने रुका है ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, ये बहुत पास आ चुके हैं, इस समय एनर्जी बहुत कम हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है। इससे ज्यादा पास लाने की कोशिश करोगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन बढ़ने से एनर्जी फिर बढ़ जाएगी। देखिए ना, यहाँ पे सबसे पास आ गए हैं, मॉलिक्यूल बन चुका है, ये मैक्सिमम ओवरलैप वाली जगह आ गई है, ये बॉन्ड बन गया है।
और हाइड्रोजन के केस में ये बॉन्ड लेंथ है 74 पिकोमीटर और बेटा एनर्जी है -436 जूल। और अगर इसके बाद देखें और पास लाने की कोशिश करें तो क्या होगा, इसके बाद का ग्राफ ये है, या ये कहें दोनों सेम स्पिन में आ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होने चाहिए बच्चों। अगर सेम स्पिन में आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पे ये क्वेश्चन है, और मैटर इज मेड अप ऑफ डैश टाइप ऑफ एलिमेंट, सेम, डिफरेंट, बोथ, आइदर ए और बी। आप ऑब्वियसली बी और सी ऑप्शन में बहुत नियर टुगेदर है, और ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाले जाते हैं कि ऑनलाइन स्टडी में कौन कौन पढ़ रहा है ये देखे। ठीक है, हाँ जी बताइए। मैटर सेम एलिमेंट से बनता है, डिफरेंट से, चाहे सेम चाहे डिफरेंट, या दोनों से। ओके, वेरी गुड। अधिकतर बच्चों को ये इसका मतलब, जैसे अभी प्रगति ने ही आंसर दिया है एंड इन्होंने बाकी नहीं बोल रहे हैं। अभी हमने जबकि पढ़ा था कि मैटर में सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी दोनों तरीके के एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं, किसी एक से थोड़ी बनते हैं। सी आंसर गुड प्रगति। व्हाट इज एटम? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, अननोन पार्ट ऑफ मैटर और इनफाइनाइट पार्ट ऑफ मैटर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। यहाँ अब आप स्टार्टिंग से सही बच्चे ने आंसर दिया है कि अब एक ने सी कहा है, पता नहीं किस खुशी में। फिलहाल इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, सबसे छोटी यूनिट है। हाउ एन एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल? अब देखते हैं बाय इंक्रीजिंग एनर्जी, डिक्रीजिंग एनर्जी, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वी कांट से। बच्चों मॉलिक्यूल बन गया है, मतलब ये नहीं कह रहे कि मॉलिक्यूल नहीं बना है। तो अगर मॉलिक्यूल बन गया है तो एनर्जी कम हो चुकी है, और बच्चों अगर एनर्जी कम हो चुकी है तो एनर्जी कम हो चुकी, कोई बात नहीं नुपुर बेटा, एनर्जी कम हो चुकी है तो डेफिनेटली डिक्रीजिंग आएगा। गुड बेटा आदित्य, अदिति, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल? वैसे तो आपके दिमाग में क्लियर है आंसर, लेकिन मैं जानबूझ के चाह रहा हूं आप आंसर बताएं। हेलोजन, चेल्कोजेंस, एल्कली मेटल, which of following does not form molecule? बताओ। वेरी गुड प्रगति, मैंने चौथा ऑप्शन दिया ही नहीं था, अब लिखा है, उनका आंसर बिना दिए सही था, that are termed as noble gases। वेरी गुड बच्चों, कुछ बच्चे समझ गए थे कि यहाँ हमने जानबूझ के पहले नोबल गैसेस वर्ड नहीं दिया। अब बच्चों आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग का अगला इंट्रोडक्शन, मतलब नोबल गैसेस इनर्ट क्यों है, ऑक्टेट रूल क्या है, वो है। तो नोबल गैसेस में मोस्ट आउटरमोस्ट शेल हैज 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा हाइड्रोजन वाले केस में, सॉरी हीलियम वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी सब में 8। 2 को ड्यूप्लेट कहते हैं, 8 को ऑक्टेट कहते हैं। तो एक खाली हीलियम नोबल गैस ऐसी है जिसके आउटर मोस्ट में 2 हैं, और बाकी सब में आप चेक करिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये सब में कॉमन आए हैं, और ये देखा है ये सब स्टेबल भी हैं। तो ये एक रिलेशन बना दिया गया कि ये बाकियों से ज्यादा स्टेबल इस रीजन की वजह से है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, बाकी एलिमेंट से ये क्यों स्टेबल हैं, तो वही 2 रीजन, एक एनर्जी कम होना, ठीक है, एनर्जी कम होता है इसलिए ये कंबाइन नहीं करते, बाकी सब में एनर्जी ज्यादा होती है और वो कंबाइन करते हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये रिएक्ट करके और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते हैं। ठीक है, why do certain atoms combine while certain atoms do not? तो बेटा फिर वही वाला पॉइंट आ गया है, जहां जहां ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वहां वहां कंबाइन करने की नौबत आती है, और जहां जहां इनकम्प्लीट नहीं है या ये कहें जहां कंप्लीट है वो नहीं कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब ये शेप वाला पॉइंट थोड़ा आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि शेप बेसिकली ये हाइब्रिडाइजेशन या आगे की एक हेडिंग्स आएंगी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, तो ये थोड़ा सा आगे पढ़ाया जाएगा शेप। चलिए बताइए, द नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन नोबल गैसेस, ऑप्शन 2 8 18,
एंड डी इज 2 और 18। वेरी गुड बच्चों, 2 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, और बस इसमें ये देखना था कौन कौन जग रहे हैं। इस समय अदिति, नूपुर और एक दो बच्चे औरों का ही आंसर आ रहा है, और बाकियों को अभी टाइट करता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड बताइए, एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी रिमेन सेम, एनर्जी डिक्रीज और एनर्जी चेंज कैन नॉट बी नोन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रगति। एंड और किसी ने आंसर किया ही नहीं है। चलिए बेटा, राशिका, ऋषिका, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि एनर्जी ओफो, बेटा डी आंसर तो कोई सेंस ही नहीं हुआ देने का। ठीक है बच्चों, ओफो अभी बताया। समय गुड। बाकी अरे यार मुकुर क्या कर रहे हो, अगर बॉन्ड बनेगा तो स्टेबिलिटी आएगी बच्चे, स्टेबिलिटी आएगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए सी आंसर सही है जो नूपुर ने दिया है। सम्यक ने बी दिया था, सॉरी सम्यक आपका गलत है, और नूपुर आपका सही है, सॉरी मैं उल्टा दे दिया था नाम। ठीक है, तो एनर्जी डिक्रीज आनी है, और एक दो महापुरुषों ने तो ए भी दिया है कि एनर्जी बढ़ाएंगे, पता नहीं किस खुशी में, इनको वो 2000 का नोट अच्छा लगा है, बोले मिल जाए तो मजा आ जाए 2000 का। ठीक है, तो ठीक है, अब है लुईस का स्ट्रक्चर, है ना, पूरा आ रहा है। ठीक है, थ्योरीज बेटा, कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं। ठीक है, एक है कॉसल एंड लुईस की, इसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी कहते हैं, ये सबसे पहले दी गई थी। दैट इज, ये मैं आपको पढ़ा दी है कॉसल एंड लुईस की। कॉसल वाली थ्योरी में और लुईस वाली में था ऑक्टेट कंप्लीट करना और एनर्जी कम करना। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो थोड़ा बाद में दी गई थी, नियरली 1940 में दी गई है, ये शेप्स के लिए है। ठीक है, और एक क्वांटम अप्रोच है जिसमें वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, और एक आएगी बड़ा फेवरेट है 1932 का, इसको ना जैसे इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी का, इसे शॉर्ट फॉर्म में एमओटी कहते हैं, है ना। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग करके पढ़ेंगे, चिंता ना करें। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम पढ़ेंगे बेटा ऐसे, एम ओ पी, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे पता कैसे, मॉट नहीं पढ़ेंगे, एम ओ को अलग पढ़ेंगे, पी को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं ऐसा शायद आएगा, मोटी। ठीक है, एम ओ टी, मोटी। ठीक है, अब बेटा आज या जो सॉरी कल हमने हेडिंग पढ़ाई थी उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक और वंडरवॉल फोर्सेस है। कोवलेंट के दो टाइप होंगे, वो आगे चल के समझ में आएंगे आपको। एक बच्चे ने कुछ लिखा, मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने लिखा है, इन्हा पढ़ाना नहीं आता है, राशिका करते रहते हैं, इतना पढ़ना नहीं आता है, ऋषिका बोलना था शायद, है ना बेटा। ऋषिका एक सेकंड अनम्यूट हो ना, ऋषिका जरा अनम्यूट होके बताएंगे क्या कहना चाह रहे हो आप। पता नहीं क्या कह रही हैं, व्हाटएवर। चलिए बेटा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फिर दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल कोवलेंट, एक कोऑर्डिनेट होता है वैसे तो, एक पोलर नॉन पोलर। ओके, नेक्स्ट कॉसल एंड लुईस की अप्रोच जो आपको पढ़ाई जा चुकी है, दिस वन। चलो यार इसमें बाद में नहीं है, ठीक है, दैट्स इनफ। और ठीक है, आप लोगों को नहीं पसंद है, मैं अपने किसी का नाम नहीं दूंगा, मैं बंद कर देता हूँ चैट बॉक्स। ठीक है, ओके, अब तो
खुश, I will never use anyone's name from now. Okay? क्योंकि मैं आपकी जब चैट बॉक्स देखूंगा ही नहीं तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। Whatever you are saying, मुझे नहीं समझ में आप क्या कहना चाह रही हैं और उसको क्यों क्लियर नहीं कर रही। ओके, इसका कैमरे का फोकस नहीं आ रहा लगता है। पहले कैमरे का फोकस सही है, सब ब्लर हो रहा है। हाँ बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। मैं 1 सेकंड सही कर रहा हूँ। कुछ नहीं, 1-2 बच्चे कर रहे हैं कुछ तो शायद इसलिए ब्लर फोकस सेट कर देते हैं। देखना कुछ सही हुआ। यस सर इसका फोकस ठीक है। ओके बेटा अभी सही कर रहा हूँ। यस सर। ओके कैमरा का वो तो मैं सही कर दूंगा बेटा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके फोकस आउट हो जाता है कई बार, फोकस दोबारा कर देंगे तो सही होगा। चलिए पता है मजा नहीं आ रहा क्योंकि मैं लगातार कमेंट्स और ये सब पढ़ता था आपके, अब मेरा कसम से मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। पहले मैं चाहता हूँ इस बच्चे से बात करना, बट वो म्यूट होके बैठे बोल ही नहीं रहे। चलो इट्स हार्डली मैटर, हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, मीटिंग से तो कम से कम नमस्कार कर ही दें, है ना। गिव मी अ मोमेंट बच्चों। चलिए इट्स बेटर, इस मीटिंग में वो है ही नहीं जिन्हें हम निकालने में सोच रहे थे। Good. ओके सो केमिकल बॉन्डिंग में कल का हमारा टॉपिक था दैट इज आयनिक बॉन्ड। एंड आयनिक बॉन्ड में हमने ये पढ़ा है कि दो अपोजिट नेचर के एलिमेंट्स, एक कैटाइन और एक एनाइन, ये कंबाइन करते हैं कैटाइन और एनाइन तो बनता है आयनिक बॉन्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और एक गेन करता है, इनके बीच का जो बॉन्ड है दैट इज आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल से सोचें NaCl, तो NaCl में ये जो सोडियम एटम है इसके पास 281 का कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे शो करेंगे। ये क्लोरीन एटम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 287 का है, ऐसे शो करेंगे। ओके और हम चाहें तो ये दिखा सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया और बाद में ये यूनिट Na+ हो गई और ये यूनिट Cl- हो गई और ये वाला जो अट्रैक्शन है ये आयन है। और अब इसका एक तरीके से आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट कंप्लीट है, 28 में आ चुका है और ये 288 में आ गया है। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो, समझा हो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो पहले के बराबर ही, भाई पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे बाद में भी उतने ही हैं, बट उनका एक शफलिंग हो गई है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को बच्चों हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक ने गेन किया। कल हमने डिस्कस कर लिया था आयनिक बॉन्ड में 3 एनर्जीज लगती हैं, जिसमें पहली एनर्जी थी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, याद आ गया होगा। हम चाहते हैं जो एटम कैटाइन बनाए उसके लिए जो हम एनर्जी देख रहे हैं दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब सोडियम की बात करते हैं यहाँ पे। तो आयनाइजेशन एनर्जी
मस्ट बी, आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी लो, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी लेस होनी चाहिए। और आयनाइजेशन एनर्जी लेस कौन से ग्रुप की है, एंड डेफिनेटली दैट इज एस ब्लॉक, इसकी आयनाइजेशन कम है, और एस में भी जो नीचे है उनकी सबसे कम है। तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, एस ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों सबसे कम है, उसमें भी जो नीचे हैं उसकी सबसे कम, ठीक है। तो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट इजीली कैटाइन बना लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो कितनी एनर्जी छोड़े, एंड ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है जल्दी से जल्दी ले ले या ज्यादा से ज्यादा एनर्जी छोड़। तो अगर आज का लेक्चर स्टार्टिंग से आपने देखा और समझ में आया है कल का और आज का, तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, जब बॉन्ड बनते हैं एनर्जी कम होती है, कम होनी है। आयनाइजेशन में आप एनर्जी दे रहे हो, सोचना आयनाइजेशन में एनर्जी दे रहे हो, लेकिन आपका ओवरऑल प्रोसेस में एनर्जी निकलनी है, तो आयनाइजेशन में तो आपने एनर्जी दे दी है जबकि एनर्जी बाहर निकलनी है, ठीक है। तो जो एंडोथर्मिक है वो कम से कम होना, क्योंकि ओवरऑल तो आपको एनर्जी बाहर निकलनी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी निकल रही है, तो ये प्रोसेस तो फेवर कर रही है ना एनर्जी डिक्रीज करने की, तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकल जाए उतना बॉन्ड जल्दी बनेगा। बट बच्चों ये देखा गया है मैक्सिमम केसेस में, सपोज ये है सोडियम, ये Na+ में चेंज हुआ, और ये है Cl, और ये बाद में Cl- में चेंज हुआ, ये बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और सपोज कर रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए एक जनरल पॉइंट कि आपको यहाँ एनर्जी देनी पड़ती है 200 जूल सपोज, और यहाँ एनर्जी निकल रही है 150 जूल। तो जरा ध्यान से देखो, जो आपने एनर्जी दी है और जो एनर्जी निकली है, क्या इसके सम से ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी? भाई यहाँ तो एनर्जी ज्यादा दी और निकली तो कम, तो 50 जूल तो एब्जॉर्ब हो गई। अगर 50 जूल एब्जॉर्ब हो गई तो बॉन्ड बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एटम से मॉलिक्यूल बनाने का फंडा है बॉन्ड तभी बनेगा जब ओवरऑल एनर्जी निकलेगी। तब साइंटिस्ट को क्लिक किया कि कोई ना कोई तीसरी एनर्जी जरूर है जिससे ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, बॉन्ड बनता है। तो यहाँ तीन एनर्जी जो थी उसमें पहली थी आयोनाइजेशन, दूसरी थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और तीसरी लैटिस एनर्जी। हमने कल यहीं पे लेक्चर रुका था, थर्ड एनर्जी इज लैटिस एनर्जी। बिना लैटिस एनर्जी के आयनिक बॉन्ड बन ही नहीं सकता। तो तीसरी एनर्जी है लैटिस एनर्जी, ये कैटाइन बना, ये एनाइन बना, और ये मिलके कंपाउंड बन गया, ठीक है, कैटाइन एनाइन और फिर कंपाउंड। और अब जब ये दोनों टकराएंगे और ये कंपाउंड बनेगा, अब बच्चों जो हीट निकलेगी उसका नाम है लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो व्हाट इज लैटिस एनर्जी बच्चों? लैटिस एनर्जी क्या होती है? बेसिकली 1 मोल आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाते समय जो भी एनर्जी रिलीज होती है कैटाइन एनाइन के जुड़ते समय, वो लैटिस। तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकल गई उतना टाइटली जुड़ गया। उल्टा भी सोच सकते हो ना कि ये बॉन्ड बन गया, अब मैं चाहता हूँ ये अलग हो जाए, तो एनर्जी दूंगा तब अलग होंगे। कितनी एनर्जी दूं जब अलग हो? तो भैया उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी इन्होंने बॉन्ड बनाते समय लूज की। तो जितनी ज्यादा लूज की उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड है, जो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड कर रही है, हार्डनेस डिसाइड कर रही है, और आयनिक कंपाउंड का जो लैटिस है स्ट्रॉन्ग कितना होगा वो डिसाइड। तो ये एनर्जी किस पे डिपेंड करती है इसे देखते हैं, ठीक है। लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? ये वैसे आप 12th में पढ़ोगे, F is proportional to Q1 Q2 upon R square, या 9th में थोड़ा सा इसकी हिंट है, 10th में ग्रेविटेशनल चैप्टर में थोड़ी बहुत हिंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे है। ये कहलाता है कूलम्बिक फोर्स, या ये कहलाता है दिस फोर्स इज नोन एज
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो कैटाइन और एनाइन में जो फोर्स है ना, जिसे हम अभी लैटिस एनर्जी कह रहे हैं, वो फोर्स इन बातों पे बेटा डिपेंड करता है। इन बातों पे, चार्जेस कितने ज्यादा हैं और डिस्टेंस कितनी कम है। अगर डिस्टेंस ज्यादा हुई तो पार्टिकल दूर दूर हो, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। पार्टिकल पास चाहिए। पास कब आएंगे? जब साइज छोटा होगा। तो यहां ध्यान रखना है, चाहे कैटाइन हो चाहे एनाइन हो, दोनों का साइज छोटा चाहिए। कैटाइन का भी और एनाइन का भी साइज छोटा हो, तब तो ये फोर्स ज्यादा होगा। ये फोर्स यानी ये लैटिस एनर्जी का फोर्स है, ये कैटाइन एनाइन के बीच का अट्रैक्शन का फोर्स है। ये कब ज्यादा होगा? जब कैटाइन और एनाइन दोनों का साइज कम होगा। कैटाइन और एनाइन का जब साइज कम होगा तो फोर्स ज्यादा। एंड ऑब्वियसली एक पॉइंट है चार्जेस, तो जितने भी चार्जेस ज्यादा होंगे उतना फोर्स ज्यादा। तो लैटिस एनर्जी कब ज्यादा होती है, ये बच्चों ध्यान रखना, लैटिस एनर्जी इस पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, यानी चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे और डिस्टेंस बिटवीन आयंस पे। तो डिस्टेंस आयन के बीच में कब कम होगा? जब आयंस छोटे होंगे। तो स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, जितने आयन छोटे हैं उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, जितने चार्जेस ज्यादा है उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो बच्चों, लैटिस एनर्जी ज्यादा होने के लिए आप कह सकते हैं कैटाइन छोटा हो, एनाइन छोटा हो और चार्जेस ज्यादा हो। ये आ रहा है फॉर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर मोर लैटिस एनर्जी। तो एक बच्चे ने अभी जैसे पूछा भी था थोड़ी देर पहले, लैटिस एनर्जी क्या होती है, तो मैं उसे एस्केप कर गया था। बेटा, लैटिस एनर्जी का बेसिकली मतलब होता है कि वो फोर्स जिससे आयनिक बॉन्ड जुड़ा है या जिसे आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं। मतलब एक कैटाइन बन गया, एक एनाइन बन गया, अच्छी बात है। जैसे मैग्नेट की भाषा में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन गया है। अब दोनों मैग्नेट के पार्टिकल आके जुड़े हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आके जुड़ो, तो भैया जब ये जुड़ गए हैं, इस समय भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। दिस एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। अब मैं अगर इन्हें अलग करना चाहता हूं तो इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जो अभी निकली है, तब कहीं जाके ये अलग होंगे। तो दिस एनर्जी इज नोन एज लैटिस। अब हमने कहा लैटिस किस पे डिपेंड करती है? लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है कूलम्ब्स लॉ पे, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस का एक लॉ है, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। तो चार्जेस जितने ज्यादा होंगे उतना ये फोर्स स्ट्रांग होगा, क्योंकि चार्जेस ज्यादा होंगे, अट्रैक्ट ज्यादा होंगे। और दोनों आयंस के बीच की डिस्टेंस कम होनी चाहिए, मतलब दोनों आयंस का साइज, ये साइज रेफर कर रहे हैं, ये छोटा होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने जो पॉइंट लिखा है ये फॉर स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड मोर लैटिस एनर्जी के लिखा है। लेकिन अगर क्वेश्चन होता या पॉइंट होता फॉर इजियर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड या फॉर मोर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर कब ज्यादा होता है, तो वो कल वाला पॉइंट था कि कैटाइन बनाने वाले एटम का साइज बड़ा हो, एनाइन बनाने वाले का साइज छोटा हो और चार्जेस कम हो। बेटा, आयनिक बॉन्ड कब जल्दी बनेगा? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगी? कल हमने ये पढ़ा था, अगर ध्यान हो, हमने कहा था कि भैया पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ो, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी। तो उसमें हमने कहा था आयनाइजेशन कम होनी चाहिए। फिर हमने कहा था आयनाइजेशन किसकी कम है? जिसका साइज बड़ा है। साइज लेफ्ट में बड़ा होता है, लेफ्ट में भी नीचे बड़ा होता है। तो जितना कैटाइन बनाने वाले एटम का साइज बड़ा है उतनी आयनाइजेशन कम, उतना जल्दी बनेगा कैटाइन। उसका उल्टा एनाइन में होना ही होना है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बिटवीन टू अपोजिट नेचर होता है, तो एनाइन में उल्टा होना है। अब चार्जेस में क्या है? इट इज अ कॉमन सेंस। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो कैटाइन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, न्यूट्रल एटम से आसान है। अगर आप इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो एनाइन को इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, न्यूट्रल को देना आसान है। याद आ रहा है ना? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक देन एंडोथर्मिक। तो एक बार इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया, दोबारा इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है। एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, दोबारा इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है। तो इसलिए अगर चार्जेस पहले से मौजूद हुए तो आयनिक बनाना आसान नहीं है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, एक है हार्डनेस या मेल्टिंग पॉइंट, ये है एक, और एक है
परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ए इजियर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो भैया जिस दिन आपकी किस्मत अच्छी होती है, भगवान की कृपा दृष्टि आपको बनी होती है, एग्जामिनर क्वेश्चन इस पॉइंट पे दे देता है, इस पॉइंट पे, और आपका आंसर सही हो जाता है। मतलब इस पॉइंट पे कहा गया है हार्डनेस होने के लिए एनाइन छोटा होना चाहिए, परसेंटेज ज्यादा होने के लिए भी एनाइन छोटा होना चाहिए, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन जब आपके दिन बुरे चल रहे होते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन इस पॉइंट पे आ जाता है। मतलब उन्होंने पूछा हार्ड कौन है, और आपको परसेंटेज वाला पॉइंट याद है कि कैटाइन बड़ा हो तो हार्ड होगा, तो आंसर गलत हो गया, हार्ड बिल्कुल कैटाइन छोटा चाहिए। या चार्जेस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो हार्ड वो है जिसमें चार्जेस ज्यादा हो, जबकि आपको याद है चार्जेस कम, वो परसेंटेज का है। हम इसे अप्लाई करना सिखाता हूं पहले आपको, फिर ये जो मैंने ये 2 पॉइंट लिखे हैं ना, इसको अप्लाई करना सीखिए बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्लाई? बच्चों अप्लाई करना सीखिए। ये कहा आपसे कि NaF, NaCl, NaBr, NaI, और इन चारों में बताइए आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, सॉरी परसेंटेज ऑफ आयनिक किसमें ज्यादा है, कौन ज्यादा आयनिक है। आप बस एक ही टाइप करेंगे, क्योंकि देखो जो कॉमन है उसे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, Na तो सब में कॉमन ही है, तो Na आप मत लिखिएगा, आप खाली मुझे लिख के दिखाएंगे FCl, Br और I में वर्ड। आपको क्या लगता है, क्वेश्चन है विच इज मोर आयनिक, मैं आपसे पूछ रहा हूं मोर आयनिक कौन है, विच इज मोर आयनिक, NaFCl, Br, I। तो आप एक वर्ड लिख देंगे। बहुत बढ़िया बेटा प्रगति, वेरी गुड, ठीक है। और कोई बच्चा आंसर नहीं देना चाहेगा? वेरी गुड। हाँ बेटा पलाक्ष, थोड़ा सा आपका वैसे कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन ठीक है, बट यहाँ आंसर दूसरा है। नूपुर बेटा आपका गलत है आंसर। बच्चों क्या है इसका आंसर, एक्चुअली में ना यहाँ मैंने पूछा मोर आयनिक, आयनिक बॉन्ड कौन जल्दी बनाता है, एक पलाक्ष ने थोड़ा सा अलग सोचने की कोशिश की, बट स्टिल बेटा NaF इज मोर आयनिक, क्योंकि आयनिक देखने के लिए कैटाइन का साइज बड़ा और एनाइन का साइज छोटा चाहिए होता है आयनिक जब देखते हैं। कल आओ गए तो पहले कितने पहुंच गए, ठीक है कल देखेंगे। चलो बच्चों अब ये पॉइंट आया कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था विच इज मोर आयनिक, यहां से हमें क्वेश्चन करना है कैटाइन बड़ा एनाइन छोटा चार्जेस का। तो बच्चों यहाँ कैटाइन तो कॉमन है, ये कैटाइन है कॉमन, क्वेश्चन मैंने आपको एनाइन पे दिया है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। तो एनाइन पे जब ये क्वेश्चन है, ये एनाइन छोटा है, ये बड़ा है, ये और बड़ा है और बड़ा है, तो फिलहाल वो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, F नेगेटिव शुड बी द आंसर। क्यों? क्योंकि चाहे आयनिक पूछा हो चाहे लैटिस एनर्जी पूछिए, दोनों में एनाइन छोटा चाहिए था। नाउ अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है LiF, NaF, KF और RBF। अब की जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे क्वेश्चन दिया है उसमें कैटाइन चेंज किए हैं, एंड क्वेश्चन इज which has highest lattice energy। बताइए लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है, which has highest lattice energy। बहुत बढ़िया, एकदम तैयार बैठे थे, वेरी नाइस बेटा। ओके अभी भी कई बच्चों को कंफ्यूजन है, इसका मतलब अच्छा कई बच्चों ने गलत दिया है, बस नूपुर या एक और बच्चे ने सही दिया है। बच्चों लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन है, लैटिस एनर्जी मतलब अट्रैक्शन ज्यादा हो, यहाँ चार्जेस सब में सेम है बच्चे, +1 -1 +1 -1, चार्जेस तो सबके सेम हैं, ठीक है, ये सब में चार्जेस एक हैं,
तो अब हमें देखना था साइज ऑफ, यहाँ पे एनाइन भी सबका सेम है, तो इसमें कंपैरिजन है ही नहीं। कंपैरिजन यानी क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, साइज ऑफ कैटाइन पे। और अगर मैंने लैटिस एनर्जी पूछी है, लैटिस एनर्जी के लिए, लैटिस एनर्जी तब ज्यादा होती है जब दोनों का साइज छोटा और पास में आए, दोनों का साइज छोटा, एफ तो कॉमन है, हट गया। तो अब यहाँ साइज छोटा कौन है भैया, ये एक ही ग्रुप के टॉप से बॉटम है, लिथियम सबसे छोटा है, लिथियम छोटा है तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। अब पता नहीं किस थ्योरी से किसी एक दो बच्चों ने एनएएफ किया है, किसी ने आरबीएफ किया है। आरबीएफ में तो फिर भी समझ में आता कि कोई कंफ्यूजन हो गया, कैटाइन बड़ा छोटा। एनएएफ तो मिडगल निकाल दिया यार, या तो इस तरफ का आंसर होगा या इस तरफ का, बीच से कहां से आप आंसर उठा के ले आ रहे हो भाई। ठीक है, तो इसमें आपको बेटा जरा ठीक से सोचना है कि अगर क्वेश्चन है आपसे, फिर से सुनो, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट या लैटिस एनर्जी, तो आपको कैटाइन भी छोटा चाहिए, एनाइन भी छोटा चाहिए, चार्जेस ज्यादा चाहिए, जिससे दोनों अट्रैक्ट कर लें, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए। और अगर आपका क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ आयनिक में कि किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो कैटाइन बड़ा चाहिए, एनाइन छोटा चाहिए और चार्जेस कम चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा आज इतना ही रखेंगे। ठीक है सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर वो 6:30 वाला बैच हो रहा है क्या अभी? बेटा 6:30 वाला बैच शुरू करेंगे एक आध दिन में, अभी एक दो बच्चों के और एडमिशन हुए हैं क्योंकि, तो मोस्ट प्रोबेबली एक आध दिन में स्टार्ट कर ही देंगे 6:30 वाला बैच भी। हाँ बेटा कल होपफुली क्लास हो, जो भी होगा ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। हाँ लेकिन अगर आप लोगों के ऐसे कमेंट बैच में मुझे, क्योंकि आपको भी पता है मैं बैच में कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, और